हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करेंगे क्लास 9th साइंस, जिसमें हम आज जो चैप्टर चल रहा था बल तथा गति के नियम वो खत्म हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। चौथा लेक्चर, 3 लेक्चर हमने करवाया, ठीक है। इसमें हम करेंगे गति के तीसरा नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो हमने गति के दूसरे नियम के बारे में पढ़ा था और कुछ उदाहरण देखे थे, ठीक है। क्वेश्चंस थे जो हमने 2 या 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप जाकर उसको देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछनी है तो जाइए चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन होइए और आप जो भी आपको क्वेश्चन करनी है वहाँ पर आप फोटो खींचकर भेज दीजिए, हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। समझ में आया क्या? तो चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। जो है आज हमको पढ़ना है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ठीक है। हमने दूसरे नियम तक बात कर चुके हैं, ठीक है। उसमें 1-2 फॉर्मूले थे जो हमने बताया। आगे हमको तीसरा नियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लिखिएगा पहले, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का हम तृतीय नियम की बात करने वाला है, जिसमें हम लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। ये तो बल का नियम है या इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो वह पहली वस्तु भी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है या बल आरोपित करती है। तो बल दूसरी वस्तु दूसरी जो वस्तु होगी वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है। जो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, उतना ही बल लगाएगी या फिर आरोपित करेगी। क्या लिखें? आरोपित करेगी, लिखिए आरोपित करती है, ठीक है। समझ में आया? हम इस पर जितना बल लगाएंगे ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार सिंपल सी बात है, जैसे कि हम अगर किसी पर बल लगाएंगे तो भी हमारे पर उतना ही बल लगाएगा, ठीक है। जैसे हम इस पर धक्का देंगे तो ये जरूरी, ये धक्का क्यों नहीं दिया पा रहा है? क्योंकि वो भी हमारे पर बल लगा रहा है, मतलब वो लगा नहीं रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी को एक चाटे मारते हैं तो हमारे हाथ में भी चोट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो भी जितना हम उसको तेजी से मारे हैं उतना ही तेजी से हमको भी चोट लगेगा, ठीक है। उतना ही बल आरोपित होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का
नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। समझ में आया? इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो, ठीक है, अगर हम इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे रॉकेट हो गया, ठीक है, जैसे रॉकेट हो गया, या गोली, जैसे कि अगर गोली छूटने पर बंदूक पीछे को गति करता है। क्यों? क्योंकि जब गोली आगे जाती है तो जितने दाब से आगे जाएगी उतने ही दाब पीछे लगाती है। ठीक है, तो क्या करेगा? गोली जो होती है वो मतलब बंदूक पीछे को गति करती है। ठीक है। अगर हम जैसे कि जेट वायुयान रॉकेट की बात करें तो रॉकेट ऊपर, जितना ऊपर जाएगा उतनी ही तेजी से नीचे दबाव लगाकर ऊपर आगे बढ़ता है। ठीक है, दोनों साइड से बल लगते हैं। समझ में आया? अगर घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना हो गया, समझ में आया ना? जैसे मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना, ये सब क्या हो गए? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम हो गए, जिस पर जितनी हम उस पर क्रिया लगाएंगे उतनी उससे हमको प्रतिक्रिया मिलेगी। समझ में आया क्या? ये तो हो गया इसके नियम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे संवेग के बारे में। सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे उतना ही हमारे पर वो वस्तु बल लगाएगा। ये तीसरा नियम कहता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका न्यूटन की गति का तीसरा नियम न रखकर इसका रहना चाहिए था न्यूटन के बल का तीसरा नियम। बात वही है, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि यहाँ बल की बात है, गति की तो बात ही नहीं हुई। समझे? तो लिखिएगा संवेग, आगे लिखेंगे संवेग। देखिए ज़्यादा है नहीं कुछ, तो हम ज़्यादा इसमें बता भी नहीं रहे। लिखेंगे इसमें किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। और आगे क्या लिखेंगे इसमें? तो अगर हम इसे गणितीय रूप में लिखते हैं, अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखेंगे तो इसमें हम एक चीज लिखेंगे कि किसी, यहां पर लिखेगा किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग जो होता है, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे लिख सकते हैं? संवेग को हम किससे दर्शाते हैं? द्रव्यमान तो आपका P होता है, P नहीं होता, यम होता है। ठीक है, वेग को हम किससे लिखते हैं? वेग को V से लिखते हैं। वेग को किससे लिखते हैं? V से लिखेंगे। ठीक है, वेग हो जाएगा, वेग क्या होगा? V होगा। संवेग को किससे लिखते हैं? बताइए, संवेग को किससे लिखेंगे? हमने द्रव्यमान बताया, वेग बताया, तो संवेग को हम P से लिखते हैं। संवेग को संवेग को P से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोला है कि संवेग जो होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि यम गुणे भी होता है। क्या होता है? यम गुणे भी होता है।
समझे बात? ये क्या होता है? यम गुणे भी होता है। ये होता है यम गुणे भी। और इसको हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं? अगर हम इसमें त्वरण निकालें तो त्वरण बराबर क्या होता है? भी बटे टी। भी बटे टी होता है कि नहीं? तो भी वहां से निकाल कर यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। बल बल का आवेग बराबर होता है संवेग का संवेग परिवर्तन। वेग का आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इतनी ही बस है, ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, जितना है उतना पर ध्यान दे लेते हैं। एक और आगे चलेगा संवेग संरक्षण का नियम। क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। इसमें और उसके बाद ज़्यादा हेडिंग नहीं बुक में दिया गया है, तो इसी को पढ़ लेते हैं। संवेग संरक्षण। संवेग क्या है? तो वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, जो हमने यहाँ पर लिखवा दिया। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम संवेग संरक्षण के नियम पर। ऊपर वाले को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देख लेंगे क्वेश्चंस अगर आगे होंगे तो इस वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि ये लास्ट हेडिंग है। ठीक है, क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? तो संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। बिंदु यहाँ ना कर यहाँ रहेगा। ठीक है, लिखेंगे यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। ठीक है, यदि किसी समूह में वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही हैं तो क्या होगा यहाँ पे? अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही हैं। पारस्परिक क्रिया कर रही हैं तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, यदि किसी समूह में वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही हैं अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही हैं, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, जबकि उस पर कोई बाह्य बल न लगे इसे संवेग संरक्षण का
नियम कहते हैं। सामयिक संरक्षण का नियम क्या है, फिर से देखिएगा। तो यदि किसी समूह में हो, यदि किसी समूह में वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही है, ठीक है, तो पारस्परिक मतलब बल क्रिया कर रही हैं एक दूसरे पर, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद क्या होगा कि संवेग संरक्षित रहेगा। कब तक, जबकि उस पर कोई बाह्य बल न लगे, ठीक है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ में आया? जब तक उस पर बल न कार्य करे, मतलब बल न लगाया जा रहा है, तब तक उस पर क्या होगा, संवेग संरक्षित रहेगा। मतलब क्रिया करने के बाद और क्रिया करने के पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम। ये हो गया, आज के लेक्चर ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि इसके बाद कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेंगे आगे की ओर चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर चलेगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण देख लेते हैं कितना बड़ा सा चैप्टर है। इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़ा ये भी है नहीं, ठीक है। तो इसको भी ख़त्म करेंगे। मान लीजिए 4 लेक्चर में ख़त्म हुआ तो वो 5 लेक्चर में ख़त्म होगा, फिर ठीक। चलिए, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।